भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन कल लखनऊ में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी की मुलाकात। प्रदेश में बढ़ी चुनावी सरगर्मियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों का किया दौरा। जनसभाओं में भ्रष्टाचार को लेकर सपा पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की कानपुर की रैली के दौरान दंगा भड़काने की साजिश को लेकर समाजवादी पार्टी पर लगाया आरोप। सपा ने गिरफ्तार आरोपी अपने 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला। और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी सतर्कता। लखनऊ सहित विभिन्न जिलों के प्रशासन ने रात्रि कर्फ्यू के कड़ाई से पालन के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने कल उत्तर प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन राजधानी लखनऊ में प्रदेश के सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। आयोग का नेतृत्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा कर रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। आयोग के साथ हुई बैठक में विभिन्न जिलों के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने जिलों से संबंधित कानून व्यवस्था, मतदान संबंधी कार्यों और मतदाता जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर आयोग को जानकारी दी। इससे पहले आयोग के साथ बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे और चुनाव से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर अपनी अपेक्षाओं से आयोग को अवगत कराया। सेंट्रल फोर्सेस के माध्यम से चुनाव कराया जाए। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सरकार के दबाव में है और वो सरकार के साथ में ही काम करेगी, उनके खिलाफ नहीं जा सकती है। लिहाजा सेंट्रल फोर्सेस को लाया जाए। और दूसरी चीज़ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो है मिस्टर अवनीश अवस्थी, उनके ट्रांसफ़र की बात की है, क्योंकि उन्होंने सरकार को हर जगह बचाव किया है और विपक्षी दलों के साथ भेदभाव का बात वो किया है। नहीं, हमने कहा कि निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव समय पर हो। ये बात हमने चुनाव आयोग से रखी और जो वीवीपैट की गिनती है, शिकायत जहां पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में आती है, उन पे 50% वीवीपैट की गिनती की व्यवस्था की है। पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग एजेंट के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति न जाने पाए और जनता से जुड़े मुद्दों पर ही बात हो। राजनीतिक दलों के लोग, संवैधानिक दलों पर बैठे हुए लोग चुनाव जीतने के लिए जो भेदभाव की, अलगाववाद की, सामाजिक की भेदभाव की, विघटनकारी बात करके जो चुनाव जीतना चाहते हैं उनके खिलाफ लगाम लगाई जाए, ये बात हमने कही। वो कोई भी राजनीतिक दल। निर्वाचन हो रहा है, उस निर्वाचन में ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है। ईवीएम मशीन पर सब लोग वोट डाल रहे हैं। अभी तक अगर कोई प्रत्याशी को विश्वास नहीं है तो वो रिकाउंटिंग की मांग करता है, लेकिन चुनाव आयोग 5 बूथों में रिकाउंटिंग का काम करता है। हम लोगों ने कहा कम से कम 50% बूथों की अगर प्रत्याशी चाहता है तो रिकाउंटिंग कराई जाए। इस तरीके की बात हमने चुनाव आयोग के सामने कही है। आगामी चुनावों के मद्देनजर राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, साथ ही मुखर हो रहे हैं नेताओं के बयान। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा और फर्रुखाबाद में कांग्रेस शासन के दौरान बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने जाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो अखिलेश यादव पर भी इतर कारोबारी मामले को लेकर तंज कसा। चुनावी राज में पार्टी के नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, वहां राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें टिकी हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर जनता की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। बुधवार को राज्य के मुखिया अमरोहा और फर्रुखाबाद में रहे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाए जाने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ अपराध है और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कानपुर में समाजवादी पार्टी से जुड़े एक इत्र कारोबारी के यहां भारी मात्रा में कैश बरामद होने की ओर इशारा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब पता चला कि नोटबंदी का अखिलेश यादव इतना विरोध क्यों कर रहे थे। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में शामिल कई अन्य महिलाओं से मुलाकात और बातचीत की। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिया संयुक्त ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। राज्य में सीटों के बंटवारे के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। हम सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी क्लियर हुआ कि हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ और टीम जी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। उसके मुताबिक फैसला होगा। 6 मेंबर कमेटी बनी है, वो फैसला करेगी कितने लोग इस पर बैठेंगे, किस को कौन सी सीट मिलेगी। विनेबिलिटी को देखकर इलेक्शन जीतेंगे। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राज्यों में पार्टी के नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जारी है। अन्य दलों के सदस्य रहे पंजाब और मणिपुर के नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। पंजाब से शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता जगदीप सिंह, रविप्रीत सिंह, हरभाग सिंह और कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह भाजपा में शामिल हो गए। वहीं मणिपुर के खेल मंत्री और एनपीपी नेता लेतपाउ हाओके भाजपा में शामिल हो गए। जो मणिपुर एक समय कांग्रेस के कुशासन के कारण पूरी तरह भ्रष्टाचार से त्रस्त था, जहां लगातार बंद जैसे आयोजन रहते थे और जनता ये महसूस करती थी कि मणिपुर के विकास के लिए खुलापन, सुशासन ये बहुत आवश्यक है। उसको विगत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान किया है। वहीं देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव कराने को लेकर तमाम आशंकाओं के बादल तैर रहे हैं। रैलियों और अन्य आयोजनों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं भाजपा ने कहा है कि वे वर्चुअल रैली के लिए तैयार हैं। सेंटर ने गाइडलाइन इश्यू नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने, मुझे लगता है कि चन्नी साहब का इशारा कहीं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब की तरफ होगा। उन्होंने येलो अलर्ट दिल्ली में जारी किया है। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर रहे हैं, अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद कर रहे हैं और पंजाब में जाकर के खुद रैली और सभाएं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस कॉन्ट्राडिक्शन के लिए उनसे बातचीत की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में एक टीम 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में है। टीम ने विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों, महानिरीक्षकों के साथ बैठक की। ब्यूरो इनपुट के साथ रजनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम से इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम परिसर में बनाए गए ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण के साथ गोरखपुर के नए नगर निगम सदन भवन का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने 520 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2 सफाई कर्मियों की बेटियों को लैपटॉप, आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी और मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर को 25 इलेक्ट्रिक बस मिली है। हर चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को जोड़ने के साथ साथ गोरखपुर की सुरक्षा से जुड़ी हुई योजना बहुत महत्वपूर्ण है। गोरखपुर में पेयजल की स्कीम, जिसमें गोरखपुर के हमारे श्रीपुर, सहबाजगंज, जंगल तुलसीराम पश्चिमी, दाऊदपुर, गोपलापुर, पुराना गोरखपुर, इंजीनियरिंग कॉलेज और उसके आसपास की 1 लाख से अधिक आबादी को शुद्ध पाइप पेयजल की स्कीम के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत भी 40 कार्य नगर के अंदर बने हैं। सड़क और नाली के 61 अन्य कार्यों को इसके साथ जोड़ा गया है। इसके साथ ही गोरखपुर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अधियारी बाग में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण का है, 2 नालों के निर्माण का है। इसके साथ ही गोरखपुर में कुछ क्षेत्रों में नए सीवेज योजना को आगे बढ़ाने का है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मल्टी लेवल स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था है। रामगढ़ ताल की सुंदरीकरण की फेज 2 योजना नया सवेरा के पास आगे बढ़ाने का है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का भी है और विभिन्न वार्डों के 123 कार्य, विभिन्न वार्डों के विकास से संबंधित इन कार्यों का भी है।
और साथ साथ आज गोरखपुर को एक नई सौगात मिली है। इलेक्ट्रिक बसेज आज गोरखपुर के अंदर प्रारंभ हो चुकी हैं। कल से आप इलेक्ट्रिक बसेज से गोरखपुर की यात्रा कर पाएंगे। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में दंगा भड़काने की साजिश को लेकर भाजपा ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी को भाजपा की गाड़ी की तरह पेश करके उसमें तोड़फोड़ और फिर उसका वीडियो वायरल किया ताकि जनता में आक्रोश फैल जाए। संबित पात्रा ने कहा कि इस घटना से ये साबित हो गया है कि लाल टोपी खतरे की निशानी है। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में चुनाव नजदीक आते ही सियासी दलों में आरोपों प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर कानपुर में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री की रैली जिस स्थान पर थी उसके समीप ही जानबूझकर उपद्रव किया गया और समाजवादी पार्टी रैली को खत्म करने, रैली में दंगा भड़काने और शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने रैली को संबोधित किया उससे ठीक पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक गाड़ी थी, एक कार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगे हुए थे, उसमें कुछ स्टिकर्स कमल के लगे हुए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक पोस्टर गाड़ी के पीछे लगा हुआ था। भाजपा की गाड़ी के रूप में उस गाड़ी को सजाया गया था और बीच चौराहे में गाड़ी को रोक करके लाल टोपी पहने सपा के कार्यकर्ता उस गाड़ी को तोड़ रहे थे। उस गाड़ी की खिड़कियों को तोड़ दिया और उसकी आगजनी करने की कोशिश की गई। ये सब हमने देखा है। गौरतलब है कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो रेल का उद्घाटन किया और रैली को संबोधित किया था। बीजेपी ने मालेगांव ब्लास्ट मामले पर कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश हो रही है। हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र, आप सोच के देखिए, साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनसे झूठी बातें कहलवाएंगे। इस प्रकार का ये साजिश था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट के एक गवाह ने स्पेशल एनआईए कोर्ट में कहा कि उसे आतंकवाद निरोधी दस्ते के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई नेताओं को फंसाने के लिए कहा था। उधर कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से भारी नकदी और सोने चांदी की बरामदगी के मामले में भी समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी पूछ रही है कि इत्र वाले से सपा का क्या संबंध है। एजेंसीज ने अगर कार्रवाई की तो इसलिए की कि ये देश के खजाने में पैसा आना चाहिए था, गरीब के विकास उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इस पर एजेंसियों को बधाई देने के बजाय सपा के लोग इसका विरोध करते हैं कि इनकम टैक्स के बाद अब ईडी सीबीआई भी आएगी। देश में केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को इसका दर्द क्यों हो रहा है? इस इत्र वाले से समाजवादी पार्टी वाले का क्या गठजोड़ है? कुछ है, तालमेल है? दर्द किसी और को नहीं हुआ, केवल अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के कुछ लोगों को हुआ है। वहीं कन्नौज में पीयूष जैन के पैतृक घर पर जांच पूरी हो गई है और वहां 5 दिन की छापेमारी में 19 करोड़ कैश, 23 किलो सोना बरामद हुआ है। डीजीजीआई टीम ने जांच में कहा है कि आगे की जांच जारी है। पीयूष जैन के कानपुर के घर में छापेमारी में करीब 257 करोड़ रुपए नकद, 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद होने की खबर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यूपी के कार्यक्रमों में इस बात पर सपा पर निशाना साध चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीयूष जैन के उनकी पार्टी से किसी तरह के संबंधों से इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी को देखते हुए प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है और कोविड प्रोटोकॉल सहित रात्रि कर्फ्यू का पालन कड़ाई से किए जाने का निर्देश दिया गया है। राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने रात्रि 11 बजे के बाद कोई भी पार्टी आयोजित किए जाने की अनुमति नहीं दिए जाने और संक्रमित लोगों को घरों के बाहर पोस्टर चस्पा किए जाने का भी फैसला लिया है। लखनऊ में कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले सामने आए हैं। इसके पूर्व कल ही प्रदेश को कोरोना प्रभावित घोषित किया गया है। इसको देखते हुए लखनऊ में जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक अहम बैठक की, जिसमें वायरस की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जाने और रात्रि कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि लखनऊ में कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। देखिए, जनपद लखनऊ राजधानी होने के नाते यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि यहाँ की बड़ी हॉस्पिटल्स में भी आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो कोविड के केसेस के दृष्टिगत जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसको पूर्णतया लागू कर दिया गया है। जनपद लखनऊ में प्री सर्जिकल टेस्ट भी किए जा रहे हैं। बाहर के जितने आगंतुक हैं उन लोगों की फोकस सैंपलिंग कराई जा रही है। विशेष रूप से एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशनों पे और बस अड्डों पे सैंपलिंग और टेस्टिंग और बढ़ाई जाएगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। इसी चीज़ों को देखते हुए और इसको 100% इंश्योर करने के लिए आज पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, समस्त जो हमारे MOICs हैं शहरी CSCs के, उनको, नगर निगम के अधिकारीगण और साथ में स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारीगण के साथ आज एक बैठक की गई कमांड सेंटर पे। और ये बैठक अब प्रतिदिन सायंकाल भी की जाएगी। प्रत्येक केस का रिव्यू किया गया है। 100% हर केस को ट्रैक करना है, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है। और एक और चीज़ आपके माध्यम से मैं आग्रह भी करूँगा और सूचित भी करूँगा कि अगर कोई व्यक्ति जिनको कोविड पॉजिटिव पाया जा रहा है और वो कोविड के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अगर उन्हें हॉस्पिटलाइज होना है तो कोविड हॉस्पिटल में है, या अगर घर पे होम आइसोलेशन में तो स्ट्रिक्टली होम आइसोलेशन में उन्हें रहना है। अगर इसका पालन वो नहीं करते हैं, जानबूझ के बदमाशी करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ मैं ये भी आपके माध्यम से अपील करूँगा और इसको अब इन्फोर्स भी किया जा रहा है कि सभी लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करें, मास्किंग जरूर रखें और साथ ही साथ जो रात्रि कर्फ्यू है इसका अब सख्ती से अनुपालन और सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। केंद्र ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की तरह ही कोविड टीके की बूस्टर डोज के लिए पात्र माने जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को ये नए निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट की चिंता के बीच एहतियाती डोज लगाए जाने की शुरुआत की जा रही है। चिकित्सा कर्मी, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मी और पहले से अन्य बीमारियों से परेशान वरिष्ठ नागरिक 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक विराम। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचार में आपका फिर से स्वागत है। देश की सांस्कृतिक और पौराणिक नगरी काशी का पहला फिल्म महोत्सव सोमवार 27 दिसंबर को शुरू हुआ। 3 दिन तक चले इस फिल्म महोत्सव का कल समापन हो गया। आखिरी दिन कई कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। बरसे बदरिया सावन की है, बरसे बदरिया सावन की, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। मथुरा में संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के 846 बच्चों को साइकिलें वितरित की गईं। ये बच्चे कक्षा 9 से 12 में उत्तीर्ण होकर नई कक्षा में प्रवेश ले चुके हैं। इस अवसर पर मत्स्य एवं दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े मजदूरों के लिए कल्याण का कार्य कर रही है। जनपद सुल्तानपुर में सांसद मेनका संजय गांधी ने विकास भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्य में लापरवाही करने वाले लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिन गाँवों में सबसे कम भूमि विवाद पाए जाएंगे वहां के लेखपालों को पुरस्कृत किया जाएगा।
अगली प्रदर्शनी मैंने कहा है कि अप्रैल में होगी, लेकिन वो अलग किस्म की प्रदर्शनी होगी जिसमें से हर स्कूल से ये बच्चे तय करें कि उनके गांव में क्या मुसीबत है जी। और क्या मुसीबत को कैसे ठीक कर सकते हैं विज्ञान की मदद से। और वो मैंने कई चीज़ें बोली हैं कि क्या क्या देखें कि तालाब को कैसे सफाई कर सकते हैं बिना सबको तंग करें, प्लास्टिक कैसे हटाया जा सकता है, जो वहाँ छोटे छोटे पौधे होते हैं जो मेडिसिनल वैल्यू के होते हैं उनको कैसे नाम हम लोग दें और लोगों को बताएं, जल्दी जल्दी वन कैसे लगा सकते हैं, इस किस्म की चीज़ें। अगर शौर्य ऊर्जा है, आखिर सरकार ने करोड़ों रुपए की शौर्य ऊर्जा दिए थे, उनमें से किसी की बैटरी चोरी है तो किसी में लाइट तबाह हुई है, शौर्य ऊर्जा की रक्षा कैसे की जा सकती है जी। इस किस्म की चीज़ें को ध्यान में रख करके अगली प्रदर्शनी मुझे दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का शाहजहांपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, जितिन प्रसाद, सांसद संतोष कुमार गंगवार सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, भूमाफिया और अपराधी जेल भेजे गए हैं, सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। जनता की स्वाभाविक अनुकूलता है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की। ये स्वाभाविक अनुकूलता का परिचय है कि हर गली से, हर मोहल्ले से, हर सड़क से आदमी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ये किसी के लाए हुए लोग नहीं हैं, ये किसी के बुलाए नहीं हैं, इन लोगों ने स्वयं प्रेरणा से जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया। यही दिखाता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का समर्थन उमड़ रहा है। और आज मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ती है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में 350 सीटें मिली थी, अब की 350 सीटें से ज्यादा मिलेंगी। केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा द्वारा निकाली गई जन विश्वास यात्रा कुशीनगर से महाराजगंज जनपद पहुंची। यात्रा का कार्यकर्ता में स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान जनसभा के माध्यम से आम जनमानस को केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी जीत दिलाने की अपील की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने 5.25 साल काम किया है, उस काम को लोगों तक पहुंचाना और जनता का आशीर्वाद लेकर एक बार फिर से भाजपा की सरकार स्थापित करना है। देखिए, जन विश्वास यात्रा निकली है जो उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों से निकली है। ये 5वां यात्रा है जो बलिया से निकल करके चल करके यहाँ पर पहुंची है। और निश्चित तौर से जनता के बीच में जो 4.5 साल 5.25 साल हमारी सरकार ने काम किया है उसको सब लोगों को बताना और उनसे उनका आशीर्वाद लेना ताकि भविष्य में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जो पंडित दीनदयाल जी का एक सोच था अंत्योदय, उसके तहत हमारी पार्टी ने हर गरीब को आवश्यकता होती है एक मकान की, उसमें शौचालय की, उसमें बिजली के कनेक्शन की, उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। गरीब आदमी है तो 2 रुपये 3 रुपये सस्ता उसको राशन मिलना चाहिए। अगर बीमार पड़ता है तो बीमारी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो गरीब आदमी है तो निश्चित तौर से 6,000 रुपया साल में उसकी मदद भी की जा रही है ताकि आम गरीब आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। उस तरह हम लोग कार्य किए, उसी चीज को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा द्वारा कल हाथरस में अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह और राज्य मंत्री GS धर्मेश शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी ने विपक्ष पर निशाना साधा। गरीब को मजबूत बनाने के लिए, अपने गांव मोहल्ला को मजबूत बनाने के लिए जाति, बिरादरी, मजहब के चक्कर में नहीं आना है। और खास करके गरीब, हमारी जाति तो गरीब की जाति गरीब है और गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री जिसका परिवार नहीं है, ये अपने परिवार के विषय में मोदी जोगी नहीं सोचते, हम सब उनके परिवार हैं। राजकुमारों का तो परिवार है, वो तो फिर सत्ता में आएगा तो परिवार के लिए ज्यादा सोचेगा। लेकिन जो मोदी सत्ता में है
तो परिवार का नहीं देश की चिंता कर रहा है। जो हमारे जो गरीब भाई हैं ये कोई वृद्धावस्था पेंशन जो है कैंसर संपन्न आदमी नहीं लेता। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, इसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो सपा शासन में 300 रुपये था उसे बढ़ा करके अभी पिछले बजट में 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है, जिससे इन गरीब लोगों को जो लाभ मिलेगा। जी ये कह रहा हूँ, अभी हाल में ही 2 उप मुख्यमंत्री हाथरसी आए थे। एक ने कहा कि प्रदेश में चुनाव कमल के फूल पर लड़ा जाएगा और दूसरों ने कहा कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी। वाराणसी के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव और बदलती काशी पर गोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विषयों पर हुई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 15 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बाला लखेंद्र ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव से गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को पहचान मिली है। स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों को याद कर उनके सपनों को साकार करने का लोगों में संचार हो रहा है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले तिरंगा यात्रा बच्चियों के द्वारा निकाली गई और उसके पश्चात जो है कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि बच्चियों ने कुछ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में जो विजेता छात्राएं रहीं उनको पुरस्कृत करने का भी कार्य हुआ। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने अपने आज़ादी के समस्त जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके विषय में चर्चा किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको याद किया और बदलती काशी के बारे में भी चर्चा की गई। बदलती काशी के बारे में हम लोग से पूछा गया और कुछ टेक्निकल, जैसे हम लोग की पढ़ाई, जैसे डिप्लोमा हम लोग टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, उसके विषय में पूछा गया है हम लोग को। और जैसे गुमनाम चेहरे थे जो आज़ादी के टाइम में काम, मतलब वो लोग के सबसे ज़्यादा, लेकिन वो लोग कभी सामने नहीं आए थे। इस कार्यक्रम की वजह से हम लोग को बहुत उन गुमनाम चेहरों के बारे में हम लोग को पता चला जिसके बारे में बताया नहीं गया था। और इस कार्यक्रम से हम लोग को एक आत्मबल मिला। मेरठ में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी उद्यम एवं कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रदेश के 5वें और देश के 62वें STPI मेरठ सेंटर का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने सेंटर का निरीक्षण किया और छात्र छात्राओं से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को डिजिटल बनाने में STPI सेंटर अहम भूमिका निभाएगा। एक महत्वपूर्ण इनॉग्रेशन है। ये डिजिटल इंडिया का, डिजिटल उत्तर प्रदेश का जो एक हमने स्ट्रैटेजी बनाया है प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने, इसका एक बहुत ही अमूल्य अंग है। पिछले दिनों में हमने इंटरनेट एक्सचेंज भी खोले हैं मेरठ में। आज STPI के सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप खोल रहे हैं। इसका एक बहुत ही एक बड़ा सिग्नल ये है कि जो पहले पिछले सालों में जो IT का जो एक कंसंट्रेशन हुआ करता था बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, दिल्ली में, ये इसका एक कहते हैं एक मूवमेंट हो गया है टुवर्ड्स उत्तर प्रदेश। और ये डिजिटल इंडिया का, डिजिटल उत्तर प्रदेश का जो एक माहौल बन गया है 5 साल में, जहाँ जो दुनिया के निवेशक आ रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के फैक्ट्रीज बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनी शुरू करना चाहते हैं। और भारत बना है इस कोविड के दौरान दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम और सबसे बड़े ज़्यादा FDI आ रहे हैं इंडिया में। तो इसका सब हम एक वर्जन बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब अंत में जिलों के प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन कल लखनऊ में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी की मुलाकात। प्रदेश में बढ़ी चुनावी सरगर्मियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों का किया दौरा। जनसभाओं में भ्रष्टाचार को लेकर सपा पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की कानपुर की रैली के दौरान दंगा भड़काने की साजिश को लेकर समाजवादी पार्टी पर लगाया आरोप। सपा ने गिरफ्तार आरोपी अपने 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला।
ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी सतर्कता। लखनऊ सहित विभिन्न जिलों के प्रशासन ने रात्रि कर्फ्यू के कड़ाई से पालन के दिए निर्देश। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें।